हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इनसाइड पाकिस्तान आईएसआई हिस्ट्री, पावर एंड सीक्रेट्स, हाउ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी रियली वर्क्स। आज की वीडियो हमारे लिए काफी नॉलेजेबल होने वाली है। उसकी आईएसआई की सारी हिस्ट्री और पावर काफी कुछ पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर लेकिन सबसे खामोश ताकत, एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम बड़े बड़े मुल्क एहतराम और खौफ से लेते हैं। आखिर आईएसआई है क्या? How ISI works. दोस्तों, मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ही पिवटल और क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। ये ज्यादातर सीक्रेसी में काम करते हुए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं और स्टेट की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन एजेंसीज की एक्टिविटीज यूजुअली आम पब्लिक को कम नजर आती हैं और इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी अपने आप को जाहिर नहीं करते। इनका हर प्रोजेक्ट सीक्रेट होता है क्योंकि उसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस करता है। साउथ एशिया के हवाले से बात की जाए तो जिस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ग्लोबल अटेंशन हासिल की वो थी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आईएसआई भी कहा जाता है। ऑल्दो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी बहुत पावरफुल है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस आईएसआई का पाकिस्तान में है वैसा इन्फ्लुएंस शायद रॉ के पास भी नहीं है। यही वजह है कि आई थिंक यूएस से आईएसआई लेकर नंबर चाइना 1 तक, पे है। यूके से लेकर रशिया तक और इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक सब जानना चाहते हैं कि आईएसआई आखिर चाहती क्या है। 1947 में पार्टीशन के बाद बनने वाला एक छोटा सा इंटेलिजेंस यूनिट वक्त के साथ साथ इतना पावरफुल कैसे हो गया? आईएसआई का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन है और किस तरह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है, आज इसके बारे में डिटेल्ड, ऑब्जेक्टिव और बहुत ही अनबायस्ड गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस गुफ्तगू में मेरा साथ देंगे जूलियन रिचर्ड्स, जिन्होंने आईएसआई पर एक जबरदस्त किताब लिखी है, पाकिस्तान आईएसआई, अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट। वाओ जूलियन यार। रिचर्ड्स ने इस बुक में आईएसआई की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक रोल को कमाल तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए बुक बडीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर एकेडमिक रिसर्च करना आसान नहीं होता क्योंकि इन इदारों की बुनियादी सीक्रेसी पर होती है। इसीलिए अक्सर रिसर्चर्स को लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स मटेरियल और सेकेंडरी एनालिसिस पर रिलाय करना पड़ता है। ऐसे में जूलियन रिचर्ड्स ने काफी हद तक कोशिश की है कि वो अपने एनालिसिस को ऑब्जेक्टिव और क्रेडिबल रख सकें। लेकिन ये जूलियन रिचर्ड्स हैं कौन और इनका पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है? जूलियन रिचर्ड्स सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के डायरेक्टर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम में है। उन्होंने 1993 अच्छा। में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पाकिस्तान में पॉलिटिकल वायलेंस के सब्जेक्ट पर पीएचडी हासिल की। इसके बाद ओह, उन्होंने तकरीबन 20 साल तक यूके गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लिए वायलेंस इन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की पाकिस्तान। फील्ड में काम किया। एक दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने की वजह से जूलियन रिचर्ड्स की रिसर्च स्किल्स कमाल की हैं। इस किताब में भी मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी इन स्किल्स का बेहतरीन और ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल किया है। तो आए चलते वाओ। हैं इस किताब की तरफ। सबसे पहले वो इस सवाल का जवाब देते हैं कि आईएसआई कब, क्यों और कैसे बनी। पाकिस्तान की आईएसआई की बुनियाद पाकिस्तान के क़याम के कुछ अरसे बाद रखी गई। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था, खास तौर पे इंडिया के साथ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो टेंशन्स थी वो मजीद बढ़ती जा रही थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज चला रही थी, लेकिन इनके दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। इसी अच्छा। बैकग्राउंड में एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत महसूस हुई जो अलग अलग मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करे और नेशनल लेवल पर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाए। इस जरूरत के तहत 1948 में पाकिस्तान ने एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया। ये टास्क मेजर जनरल वॉल्टर कॉथॉर्न को दिया गया। वो असल में ऑस्ट्रेलियन आर्मी के ऑफिसर थे और पहले भी मिलिट्री इंटेलिजेंस की फील्ड में काम कर चुके थे। शुरू में जो इंटेलिजेंस सेटअप बनाया गया उसे डायरेक्टरेट ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहा गया। इस ओके। ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर सैयद शाहिद हामिद अपॉइंट हुए। उन्होंने अक्टूबर 1948 में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला और नई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल शुरू से डेवलप करना शुरू किया। इस एजेंसी का इनिशियल पर्पस ये था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करे, एक्सटर्नल थ्रेट्स पर नजर रखे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्लानिंग को सपोर्ट करे। बैटलफील्ड सिचुएशंस में मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना जरूरी था। लेकिन आईएसआई के अर्ली इयर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि एक ट्रेडिशनली ए पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगी। और ये अच्छा। पाकिस्तान की आजादी के कुछ अरसे बाद ही नजर आने लगा जब कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर बिहाइंड द सीन्स सिविलियन गवर्नमेंट को चैलेंज करने की प्लानिंग शुरू कर दी। ये कोशिश बाद में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से फेमस हुई। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी को 1951 में नाकाम बना दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मेजर मिलिट्री कू का प्लॉट था। इसी दौर में मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई।
आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री को ये रियलाइज हुआ कि इंटेलिजेंस सर्विसेज का रोल सिर्फ इंडिया के खिलाफ एक्सटर्नल थ्रेट को मैनेज करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। यहाँ पर जूलियन रिचर्ड्स जॉनसन को कोट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। इस बात को जरा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इसकी सही एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। It is also arguably the case that the military concluded early in Pakistan's existence that civilians were not up to the job of ensuring national security. इस स्टेटमेंट का लिटमस टेस्ट या प्रूफ इस बात में है कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक कई दफा ऐसा हो चुका है जब पाकिस्तान मार्शल लॉ के कंट्रोल में रहा है। स्टार्टिंग विद अयूब खान, उसके बाद याह्या खान, उसके बाद जियाउल हक और फाइनली परवेज मुशर्रफ। आज शायद आप लोगों को लगता हो कि पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी मौजूद है, लेकिन दोस्तों दरअसल पावर आज भी मिलिट्री के पास है। मिलिट्री के इसको भी ये तो आगे आई चल के थिंक डिस्कस करते पाकिस्तान हैं। की दोस्तों यहाँ पर ये सवाल भी स्पेशलिटी बनता है है कि क्या रीजनल कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होने मिलिट्री की का वजह राज से भी चलता है। पाकिस्तान की आईएसआई इतनी पावरफुल हो गई? द आंसर इज समहाउ यस, क्योंकि पार्टीशन के बाद एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, जिसने इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करने का स्कोप दिया और उनकी जरूरत को आई हाईलाइट थिंक किया। आसिम जैसे मुनीर जी अफगानिस्तान अपनी ओरिजिनली सारी पेशावर और वो दिखा सराउंडिंग चुके हैं एरियाज कि को मिलिट्री अपना की हिस्सा पावर क्या समझता था, होती है। लेकिन ड्यूरेंट लाइन के ड्रॉ होने से ये एरियाज पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गए, जिसे अफगानिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात का असर पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पॉलिसीज पर पड़ा। पेशावर और ट्राइबल एरियाज की मॉनिटरिंग और इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए आईएसआई का भरपूर इस्तेमाल किया गया, और इसी बात ने वक्त के साथ साथ आईएसआई को मजीद इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल बनाया। इसी तरह बलूचिस्तान में भी अर्ली 1950 से ही अनरेस्ट था। देखें दोस्तों, बलूचिस्तान के डायनामिक्स बड़े यूनिक और इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान में मौजूद जो ट्राइबल कल्चर है ना, वो हिस्टोरिकली सेंट्रल अथॉरिटी के साथ नहीं चलता। वो लोग इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी ट्राइब को रूल करना चाहते थे। वो अपनी रिसोर्सेज, अपनी जमीन को अपने कंट्रोल में रखना हाँ, चाहते वो थे। पाकिस्तान तो से चाहे अलग ही वो चलते ब्रिटिश हैं। कॉलोनियल स्टेट हो या फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल कंट्रोल चैलेंजिंग था, और आज भी है। इस आज भी पॉलिटिकल है, और सही ट्राइबल बात है। स्ट्रक्चर की वजह से आईएसआई और मिलिट्री को रीजन में इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना पड़ा, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन हो और ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इनको कंट्रोल किया जा सके। एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान के अलावा आजादी के फौरन बाद ही पाकिस्तान को कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं पहले बहुत दफा अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डू वॉच माई वीडियो आर्काइव्स। कहने का मकसद यह है कि इन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस होने की वजह से पाकिस्तान में मिलिट्री और आईएसआई का इन्फ्लुएंस बहुत ही तगड़ा होता गया। अब जरा बात करते हैं कि आईएसआई का आखिर स्ट्रक्चर क्या है। जूलियन रिचर्ड्स के मुताबिक आईएसआई काफी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां डिसीजन मेकिंग का सेंटर टॉप मिलिट्री ब्रास और सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पास ही होता है। एजेंसी के अंदर मुख्तलिफ विंग्स ऑपरेट करते हैं, जिनमें इंटरनल इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और कोवर्ट ऑपरेशंस शामिल हैं। हर विंग का अपना चेन ऑफ कमांड और रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिससे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ मेंटेन किया जाता है। अगर टॉप पोजीशन की बात की जाए तो आईएसआई को लीड करता है एक डायरेक्टर जनरल। इस पोस्ट पर यूजुअली एक ऑफिसर का टेन्योर 2 से 3 साल तक होता है। नाम तो आईएसआई का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, लेकिन इसकी टॉप पोजीशन सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व होती है। नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर्स को डीजी की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता। अच्छा। आईएसआई के लीडर को सिलेक्ट करने का प्रोसेस फॉर्मल है। कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड की जाती है, और जीएचक्यू में एक सेरेमनी होती है जहां पे कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया जाता है। कहने को तो ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है, लेकिन दोस्तों दरअसल ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि डीजी की सिलेक्शन का प्रोसेस लार्जली मिलिट्री डिस्क्रेशन के अंडर ही होता है, और अच्छा, यहाँ वो पर प्राइम दिखाते हैं मिनिस्टर का ऐसे। रोल सिर्फ सेरेमोनियल होता है। इसका प्राइम एग्जांपल हमें रिसेंटली 2021 में मिलता है, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को सिलेक्ट किया, जिसको इनिशियली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रेजिस्ट करने की कोशिश की। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में असल पावर मिलिट्री के मिलिट्री पास की होती है, होती है यार। फिर लिहाजा इमरान इलेक्शंस खान क्यों को होते हैं वही करना पड़ा पाकिस्तान में? जो मिलिट्री सच में। चीफ ने कहा। इसके अलावा इस किताब का जो चैप्टर 3 है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें जूलियन इमरान रिचर्ड्स ने खान आईएसआई की जेल में लीडरशिप के है। बारे आई में थिंक बात ये की है। इसका वो रीजन भी लिखते हैं साफ कि है इस वीडियो एजेंसी के की अंदर। लीडरशिप मोस्टली आर्मी ऑफिसर से आती है, और सिविलियन सिर्फ सपोर्टिव और एनालिटिकल रोल्स में ही शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस लेने की पावर मिलिट्री के हाथ में ही है। हाँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मिलिट्री के पास जो डिसिप्लिन है वो सिविलियंस के पास मौजूद नहीं होता। ओहो। पाकिस्तान में बट आईएसआई अपने पॉलिटिशियंस के इंडिपेंडेंट पास तो होना ऑपरेशंस के चाहिए। साथ साथ मुख्तलिफ उनकी आई इंटेलिजेंस थिंक और लॉ कोई वैल्यू एनफोर्समेंट नहीं है एजेंसीज के वहां पे साथ ज्यादा। क्लोजली कोऑर्डिनेट करती है।
ताकि नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। हम्म। आईएसआई का इंटीग्रेशन पीआईसी यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के फ्रेमवर्क के जरिए होता है, जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को हार्मोनाइज करता है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए अम्ब्रेला सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा। साथ ही एफआईए यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन डोमेस्टिक क्राइम्स, साइबर थ्रेट्स और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स की इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल शेयरिंग के लिए होता है, ताकि टेररिज्म और इंसर्जेंसी के थ्रेट्स इफेक्टिवली टैकल किए जा सकें। नेक्टा यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के साथ इंटरेक्शन आईएसआई की काउंटर टेररिज्म और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को स्ट्रेंथन करता है, जहां जॉइंट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आईएसआई के साथ मिलकर डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स मॉनिटर करता है। जूलियन रिचर्ड्स के मुताबिक आईएसआई के कल्चर का मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है कि वो किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, और जब चाहते हैं वो उसमें अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं। रिचर्ड्स के मुताबिक ओ पाकिस्तान भाई के मिलिट्री साहब। रिजीम्स ने इस्लामिक नैरेटिव्स को अपनी गवर्नेंस और पब्लिक मैसेजेस में इंटीग्रेट किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही एक इस्लामिक आइडेंटिटी और इंडिया से अलग होने के आइडिया पर रखी गई थी। ये इस्लामिक सिंबलिज्म और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पाकिस्तान के मिलिट्री और आईएसआई के कल्चर का कोर एलिमेंट है। आईएसआई और मिलिट्री के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज किया जाए तो ये तीन प्रिंसिपल्स अक्सर इनकी वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्स पर हाईलाइट किए जाते हैं। ईमान यानी कि फेथ एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, तकवा फियर ऑफ अल्लाह, और जिहाद फाइट फॉर द लॉर्डशिप ऑफ अल्लाह। ये एलिमेंट शो करते हैं कि इस्लामिक वैल्यूज और मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म बहुत ही गहरे तरीके से आपस में इंटीग्रेटेड है, ओ। और यही आईएसआई के वर्ल्ड व्यू को डोमिनेट करते हैं। अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि आईएसआई काफी स्किलफुल है। हम्म। ओवर द पास्ट 77 इयर्स आईएसआई ने ना सिर्फ अपने आप को टेक्नोलॉजिकली तगड़ा किया, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के मैदान में भी काफी आई इनरोड्स थिंक ये बनाए हैं। प्लस पॉइंट काम जूलियन किया रिचर्ड्स के इनने। मुताबिक इंडिया का स्पाई नेटवर्क हिस्टोरिकली काफी एक्सटेंसिव था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका रिस्पांस एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के जरिए दिया। इस स्ट्रैटेजी का मतलब था कि डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर के बजाय इंडिया को स्मॉल स्केल कोवर्ट ऑपरेशंस और कंटिन्यूअस प्रेशर के जरिए एंगेज रखा जाए। इस अप्रोच को अक्सर डेथ बाय अ थाउजेंड कट स्ट्रैटेजी के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है। Death जब by आईएसआई की 1,000 cuts। कैपेबिलिटीज और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बात होती है तो अफगानिस्तान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हम्म। सोवियत अफगान वॉर के दौरान पाकिस्तान ने आईएसआई के थ्रू अफगान मुजाहिदीन को ऑर्गेनाइज, ट्रेन और सपोर्ट करने में सेंट्रल रोल प्ले किया। इस पीरियड में पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्लोज कोऑपरेशन डेवलप किया, जहां सीआईए और आईएसआई मिलकर सोवियत फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस को स्ट्रेंथन कर रहे थे। आईएसआई ने न सिर्फ फाइटर्स को ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की, बल्कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यही मुजाहिदीन आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बने हुए खतरा हैं। है, दे आर द हाँ। बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी। सीरियसली जूलियन रिचर्ड्स लिखते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री और आईएसआई की लेगेसी को देखते हुए अगर खुद ही पाकिस्तान ने उनकी वाकई मदद में करी और फ्यूचर में खुद ही प्रोग्रेस आज करनी है, झेल रहे हैं। तो कुछ चीजों को फंडामेंटली चेंज होना होगा। ग्रेट हम्म। डील विल नीड टू चेंज विद द आईएसआई एंड आर्मीज लेगेसी फॉर सब्सटैंटिव प्रोग्रेस टू बी मेड। वो सजेस्ट करता है कि पाकिस्तान को शायद उन मॉडल्स पर भी गौर करना चाहिए जो दूसरे मुल्कों ने अपने पास कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टेट अब्यूजेस को एड्रेस करने के लिए अडॉप्ट किए थे। मसलन वो साउथ अफ्रीका के ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन का जिक्र करता है, जहां अपार्थाइड के बाद सोसाइटी को रिकंसाइल करने के लिए ट्रूथ टेलिंग और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया गया। इसी तरह अर्जेंटीना में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद डर्टी वॉर के हवाले से नेवर अगेन का स्लोगन अडॉप्ट किया गया, जिसका मतलब था कि फ्यूचर में स्टेट रिप्रेशन और अब्यूजेस दोबारा रिपीट ना नहीं होंगे। होंगे। रिचर्ड्स कहता है कि पाकिस्तान में भी मीडिया क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने का कल्चर और उन लोगों के खिलाफ टॉर्चर, डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस जैसे एलिगेशंस जो स्टेट के लिए सिडिशियस समझे जाते हैं, ये सब पाकिस्तान और आईएसआई की रेपुटेशन पर एक सीरियस मार्क छोड़ देते हैं। लेकिन रिचर्ड्स इस बात को भी एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते हैं कि आईएसआई के अंदर बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सालों तक प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट से काम किया है। उनका कहना है कि फ्यूचर में अगर एनलाइटेंड और रिफॉर्म माइंडेड लीडरशिप अगर आईएसआई को चलाए, तो वो ना सिर्फ अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी, बल्कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में भी सही मानों में बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर सकती है। ग्रेट। देखिए दोस्तों, रियलिटी ये है कि चाहे पाकिस्तान हो, कोई सिविलाइजेशन हो, कोई मुल्क हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसमें हमेशा जो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी है ना, वो सबसे ऊपर आ जाती है। ये इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी बाकी लोगों से ज्यादा शार्प, फ्यूचर ओरिएंटेड और इंटेलिजेंट होती है। पाकिस्तान के केस में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी बनी मिलिट्री और आईएसआई। सिविलियंस ने इस तरीके का गूफ अप किया, इस तरह की बेवकूफियां दिखाई दैट इवेंचुअली मिलिट्री हैड टू स्टेप इन। सिविलियंस का दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये होता है कि अभी मिलिट्री ने उन्हें चांस ही नहीं दिया, उनके इंस्टीट्यूशंस को डेवलप ही नहीं होने दिया, लिहाजा दे वर लेफ्ट बिहाइंड। इस क्लेम को भी जरा टेस्ट कर लेते हैं। आज जरा आप कराची की सड़कों पे निकले, जो सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और फिर उसके बाद आप किसी कंटोनमेंट एरिया में जाए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सीरियसली। आप चाहे इमरान खान के सपोर्टर हैं, नवाज शरीफ हम्म। के हैं, जरदारी के हैं या किसी और पार्टी के,
रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में आज सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज्ड है और डिसिप्लिन है, मिलिट्री। और ISI. वो है मिलिट्री। हम्म, अब भाई जब वो डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो ऑफ कोर्स पावर का पावर भी स्ट्रक्चर उधर ही आएगी। नेचुरली उन्हीं की तरफ टिल्ट होगा, और वो इसी बात का फायदा उठाते हैं, और उन्हें उठाना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप पीपल्स पार्टी जैसी पार्टीज के हवाले मुल्क कर देंगे तो वो उनका वही हाल करेंगे जो आज कराची का है। मेरी इन बातों ट्रू। को ना दोस्तों आपने पॉलिटिकली, इमोशनली या पॉपुलिज्म के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं वो तो देखना। ऑब्वियस सी ऐसा बात है नहीं है कि कि जो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एलीट देगा सिर्फ राज उसी का मिलिट्री और चलेगा। आईएसआई में ही मौजूद है। सिविलियंस भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन हैज मेड इट काउंट। और मुल्क याद रखें दोस्तों तब आगे बढ़ते हैं जब इंस्टीट्यूशंस तगड़े होते हैं। आज पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रिजीम है जिसमें सामने हमें दिखते तो शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनकी डोरें, the मिलिट्री के हाथ reins of में। the government आसिम मुनीर के are in हाथ the में। hands of the establishment। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये वो रियलिटी है जो सब लोग जानते हैं। मेरा पर्सनल सही पॉइंट बात ऑफ है। व्यू ये है कि मिलिट्री शुड गो बैक टू द बैरक्स, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब सिविलियंस अपने आप को एम्पावर करेंगे और अपने आप को इस लायक बनाएंगे, इतने केपेबल हो जाएंगे, इतने क्रेडिबल हो जाएंगे that they should be able to run the government and the country by themselves। लेकिन दोस्तों ये तब तक नहीं होगा जब एक बड़ा और ग्रैंड विजन वाला स्टेट्समैन इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को लीड नहीं करेगा। लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस। टिल दैट टाइम पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी अ हाइब्रिड स्टेट। व्हाटएवर हैपेंस, आई विश हाइब्रिड पाकिस्तान ऑल स्टेट, द बेस्ट। ये वर्ड अच्छा लॉन्ग यूज लिव किया है। पाकिस्तान। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी हमारे लिए, जैसे जैसे उन्होंने पाकिस्तान का पूरा हमें बताया कि वहाँ आईएसआई जो है वो कैसे काम करती है और वो बनी कब थी और कैसे थी। पहले उसका नाम कुछ और था, कुछ टाइम बाद जाके उसका नाम आईएसआई पड़ा था। और ये बात बिल्कुल सच है कि अभी भी अगर न्यूज में भी बात होती है, कहीं पे भी हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री का ही पूरा राज है। और ये हम सब देख रहे हैं कि जो आसिम मुनीर है वो ही मेन, अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर तो वही है वहां के। बट यस, हमने नाम दिया हुआ शहबाज शरीफ को। बट आज की वीडियो के अंदर उन्होंने जो जो बात बोली मुझे तो बहुत सेंसिबल लगी और बहुत सही लगी। क्या आप लोग इस बात से सेटिस्फाइड हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई थिंक ये वीडियो हमने बहुत सही टाइम पे देखी, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है वो पाकिस्तान का दौर हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो तारीफें मिल रही है ना पाकिस्तान को, वो वाकई में इनक्रेडिबल है। बहुत सारी जगहों पर हमने ऐसे बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, या जब वो ट्वीट करते हैं तो वो हमेशा शहबाज शरीफ का अकेले का थैंक्स नहीं करते, हमेशा आसिम मुनीर का नाम उनके साथ रिलेट किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि उनको कोई साइड बाय कैरेक्टर रखा गया, वो मेन कैरेक्टर रहते हैं उनके नोट्स के अंदर, उनके ट्वीट्स के अंदर, उनके स्टेटमेंट्स के अंदर। सो कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री को एक स्टेटमेंट मिला हुआ है, जो वहां पर उनका एक अलग से एक ऑरा है ना, वो आई थिंक वहां के प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस वीडियो के अंदर बहुत क्लियरली बताया कि जिन जिन एरियाज में, जिन जिन रीजन में पीपीपी का चल रहा है राज, वहां के हालात आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिलिट्री ने क्यों ये इतना बड़ा कवरेज अपने हाथों में लिया है। सो आई थिंक वो चीजें बहुत क्लियर है। उन्होंने, उनका जो रोल है ना वो काफी प्रोफेशनल लेवल पर सामने आया है, और जिस तरीके की अब जो इंटरनेशनल पर स्टेज मिला है पाकिस्तान को, वो आई थिंक पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं। आईएसआई की तारीफ करनी चाहिए वहां पर, वहां पूरी तरीके से मिलिट्री जो है इसका पूरा प्रेज ले जाती है। आज की वीडियो हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।